अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एनटीएससी के फ़िज़िक्स सिलेबस का हमारा तीसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इसे आमतौर पर करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता और उर्दू में इसे बरक़े रवां कहते हैं। इस चैप्टर में सबसे मेन कैरेक्टर या सबसे अहम जो पॉइंट है जिसके बारे में हमको स्टडी करना है वो है बरक़ी रॉ। ओके, उर्दू में हम इसे बरक़ी रॉ कहेंगे और इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। आप लोग याद रखिए, बरक़ी रॉ जो है इसके फिज़िक्स में दो अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। ओके, एक जो कंसेप्ट है उसे कहते हैं कन्वेंशनल कंसेप्ट या कन्वेंशनल करंट। ओके, ये हमारा पुराना जिसको रिवायती तरीका या रिवायती तस्वूर कहते हैं। और एक दूसरा जो तस्वूर इसका है वो है मॉडर्न तस्वूर यानी जदीद। इसको हम उर्दू में जदीद कह सकते हैं। तो जदीद तस्वूर और एक रिवायती तस्वूर। ओके, इस तरह से दो अलग अलग कंसेप्ट हैं इलेक्ट्रिक करंट के। आज हमको क्योंकि शुरुआत में पूरा डिटेल्स ही देखना है, इसलिए हम शुरुआत करते हैं कि मेटल्स जो है वो क्या होते हैं और मेटल्स में ऐसी क्या ख़ास बात होती है कि उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। ओके, सबसे पहले तो आप ये दो चीज़ें नोट कर लो कि बरक़ी रॉ के दुनिया में दो तस्वूर हैं। एक का नाम है रिवायती तस्वूर यानी कन्वेंशनल कंसेप्ट और दूसरा है मॉडर्न कंसेप्ट या जदीद तस्वूर। ओके, चलो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर मेटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। आप याद रखो, मेटल्स जिसे उर्दू में हम कहते हैं धात, तो इन लोगों की ख़ास बात ये होती है धातों की कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। ओके, जो इनका जौहर होता है तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होंगे या 3 होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी पहचान हो गई। अब आप लोग इमेजिन करो कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है ये आम तौर पर इतनी कम है कि ये लोग मतलब ये एटम्स जो हैं, ये एलिमेंट्स जो ये अनासिर जो होते हैं, तो ये इन इलेक्ट्रॉन को खो देना आसान समझते हैं, यानी इनके लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को खोना आसान होता है। तो इसीलिए मेटल्स जो हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और यही वजह है कि इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास भी हो जाता। एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, ये इतने लूज होते हैं, इतने मरकज़े के साथ में ये इतने दूर होते हैं कि इनको इजीली खोया जा सकता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ जस्ट समझने के लिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लो सोडियम। आप लोगों को पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसके पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे मदार में 8 और तीसरे मदार में 1। अगर मैं यहाँ पर मैग्नीशियम की बात करूँ, उसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे मदार में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम की बात करता हूँ, एटॉमिक नंबर होगा 13। इसके पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे मदार में 3 इलेक्ट्रॉन। आप लोग देखो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो 1, 2 या 3 है। आप दुनिया की कोई भी मेटल लो, उसमें यही कहानी आपको मिलेगी। ओके, और ये जो आखिरी मदार के ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मरकज़े से इतने दूर होते हैं कि वो इजीली उनको खो सकते हैं, यानी ये लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए इनको ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन, इनको आमतौर पर फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता, आज़ाद इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये एक तरह से आज़ाद इलेक्ट्रॉन होते हैं और यही वो लोग हैं जो बरक़ी रॉ पैदा करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आज़ाद इलेक्ट्रॉन होने में मतलब रियल में इसकी हकीकत क्या है, क्या क्या मीनिंग होता है आज़ाद इलेक्ट्रॉन का। ओके, तो आप इसको ऐसा इमेजिन करो कि मान लो यहाँ पर ये हमारे पास एक मेटल की एक शीट है। ओके, और इसके अंदर यहाँ पर ये एक मेटल का एक एटम है। मान लो कि ये मेटल का एटम मैंने M नाम रख दिया उसका मेटल के लिए। तो ये क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पर, तो इसके ऊपर पॉजिटिव बरक़ी बार आ जाएगा। ओके, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने खो दिया है इसलिए उसके ऊपर एक पॉजिटिव आएगा। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन खोएगा तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाएगा। और
इसमें एक ख़ास बात ये है कि ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं तो ये अपनी अपनी जगह पर इसमें फिक्स रहते हैं। यानी अगर हम इनका एक पिक्चर अगर बनाना चाहें कि मेटल देखने में होती क्या है, तो आप उसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि मान लो ये मेटल्स के इस तरह से ये पॉजिटिव आयंस हैं, ये सब के सब जो है ये पॉजिटिव आयंस है यहाँ पर मेटल के, और इनके ऊपर इन्हें पॉजिटिव बरकी बार है। और पॉजिटिव बरकी बार क्यों है इनके ऊपर? क्योंकि इन्होंने अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो खो दिया है। तो ये हर एक के ऊपर यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर होंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए आए हैं क्योंकि इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन जो है वो खोया है। तो आप यहाँ पर ये रेड कलर में जो है ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से इसके अंदर खोए हुए रहेंगे। जितने ये आयंस होंगे पॉजिटिव, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होंगे। यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव हो सकते हैं, ये घूम सकते हैं इधर उधर, लेकिन ये जो पॉजिटिव आयन है ये घूम नहीं सकते, ये अपनी जगह को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम मेटल्स की बात कर रहे हैं और मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं। सॉलिड के अंदर एटम्स जो है वो अपनी अपनी जगह पर फिक्स रहते, वो अपनी जगह छोड़ नहीं सकते, या वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकते। ओके, तो ये थी कहानी मेटल की, मेटल के स्ट्रक्चर की। अब सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो बहुत आसानी के साथ में ये मामला है कि जब आप मेटल के एक सिरे को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे बैटरी के, और दूसरे वाला जो टर्मिनल है उसको निगेटिव टर्मिनल के साथ जब आप जोड़ेंगे, तो एक ख़ास बात ये हो जाएगी कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो तमाम इलेक्ट्रॉन को निगेटिव पोटेंशियल जो है वो रिपेल करेगा। मतलब मान लो यहाँ पर अगर निगेटिव आपने टर्मिनल जोड़ दिए हैं, तो वो निगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन को लौटने का काम करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होंगे, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ना शुरू कर देंगे। यानी इलेक्ट्रॉन का बहाव इस सिमत में मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन का बहाव हमको मिला, इसी को हम बोलते हैं बर्की रॉ। ओके, ये बर्की रॉ का जदीद तस्वूर है, मॉडर्न कंसेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के मुताबिक बर्की रॉ जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम में आगे बढ़ जाती या गुजर जाती। ओके, इसीलिए इसके लिए फॉर्मूला जो बनेगा वो आएगा I = E/T। लेकिन जाहिर है एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं गुजरेगा, बल्कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो हम यहाँ पर इसके साथ में n लगा देंगे। n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर मूव होंगे, ये बर्की रॉ का मॉडर्न कंसेप्ट है। ओके, अब हमको देखना है कि बर्की रॉ का रिवायती तस्वूर क्या है, यानी कन्वेंशनल करंट जो है वो क्या होता है। तो वो बहुत ही सिंपल वे में आप उसको इस तरीके से इमेजिन करो कि यहाँ पर हमने मान लो एक इस तरह से मेटल वायर लिए। ओके, मेटल वायर ए से लेकर बी तक, और अब आप एक चीज़ देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर पॉजिटिव आयन होते हैं, मगर वो मूवेबल नहीं होते, वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, वो अपनी जगह फिक्स रहते हैं। लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मूव हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ। मान लो कि ये इस तरह से मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। ओके, ये रेड कलर से जो है ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इलेक्ट्रॉन, ख़ास बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉन मूवेबल हैं। ओके, अब हम एक काम करेंगे कि बैटरी का ये टर्मिनल, ये वाला मेटल का ये वाला जो सिरा है, इसको मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और ये वाला जो सिरा है तो इसको मैं इस सेल के निगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ता हूँ। ओके, तो इसका नतीजा क्या होगा? एकदम सिंपल सी बात है। जैसे हम ये इस तरह के कनेक्शन जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर हमने इस जगह पर एक सेल ले लिए, तो सेल के साथ जोड़ते बराबर इसमें के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर से इधर जाना शुरू हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन का बहाव हमको मिलेगा, मतलब हम इस चीज़ को बोलेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये हमारा जदीद तस्वूर हो गया आजकल का, यानी मॉडर्न कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है ये इलेक्ट्रिक करंट का। लेकिन रिवायती तस्वूर क्या है? रिवायती तस्वूर के अंदर हमको ये मानना पड़ेगा कि इस मेटल वायर के अंदर मूवेबल पॉजिटिव चार्जेस भी हैं। हालांकि मेटल के अंदर मूवेबल पॉजिटिव चार्जेस नहीं होते। ओके, लेकिन हमको ये तस्वूर करना है, हमको ये मानना है कि इसके अंदर मूवेबल पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर ऐसे बैठे हुए हैं पूरे। और जैसे ही आप ये सेल लगाओगे, ये जो मूवेबल पॉजिटिव चार्जेस हैं ये सब के सब क्या होंगे? ये पॉजिटिव सिरा है, तो ये सब लोग इधर से इधर भागना शुरू करेंगे। ये वाला निगेटिव सिरा है तो उधर वो अट्रैक्शन आएगा उनका, और ये ग्रीन कलर में जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये लोग ऐसे मूव होंगे। तो इन पॉजिटिव बर्की बारों का इधर जो बहाव मिलेगा,
इधर जो उनका फ्लो मिलेगा उसको बोलते हैं रिवायती बरकीरो या कन्वेंशनल करंट। ओके, और उसके लिए जो फॉर्मूला बनाया गया है वो है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पर आप याद रखो क्यू का मतलब वो इमेजिनरी मूवेबल पॉजिटिव चार्जेस हैं जो इस मेटल के अंदर मौजूद हैं। ओके, यहाँ पर आप लोग एक ख़ास बात याद रखो कि ये जो मूवेबल पॉजिटिव चार्जेस हैं जो इधर से उधर मूव होते हुए हम तस्वुर कर रहे हैं, उनकी तादाद उन इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही होगी जो उधर से इधर आने वाले हैं। ओके, यानी उनकी तादाद इक्वल मानी जाएगी, हम ये बिल्कुल इक्वल लेंगे कि इलेक्ट्रॉन जितने उधर से इधर आ रहे हैं। लेकिन रिवायती तस्वुर जो है, कन्वेंशनल करंट जो है, उस वक्त हम सिर्फ पॉजिटिव बरकीबारों की बात करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस की बात करेंगे। तो फिर कन्वेंशनल करंट क्या है? कन्वेंशनल करंट का मतलब रहेगा फ्लो ऑफ पॉजिटिव इमेजिनरी चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। और यही वजह है कि जब हम कोई भी सर्किट बनाएंगे तो उसके अंदर बरकी रॉ यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा हम पॉजिटिव से निकलती हुई बनाते हैं और निगेटिव की तरफ बनाते हैं, इस तरह से। ओके, तो ये वाला जो करंट हम आम तौर पर हमेशा किसी भी सर्किट के अंदर जो हम बनाते हैं, और अभी हम थोड़ी देर बाद बनाने वाले हैं, तो उसके अंदर आप लोग याद रखो कि हम हमेशा जो डायरेक्शन हम करंट की बताते हैं, आई जो हम बताते हैं, एक्चुअली वो रिवायती बरकी रॉ होती है, कन्वेंशनल करंट ही होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं होता। क्लियर? तो इतनी चीज़ें अभी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब इस पर से हम थोड़ा सा मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये दोनों कंसेप्ट जो है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी और कन्वेंशनल कंसेप्ट जो है, दोनों भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि बरकी रॉ के बारे में, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे हम सेल के साथ जोड़ेंगे तो बरकी इलेक्ट्रॉन जो है वो गुजरना शुरू हो जाएंगे या इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज जो है वो हरकत करने लगेंगे। अब सवाल ये आता है कि आखिर क्या रीज़न है कि ये इलेक्ट्रॉन का बहाव हमको मिल रहा है। अभी हमने यहाँ पर बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या चीज़ है? फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहाँ पर क्या चीज़ है? फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये जो चार्ज है इसको आमतौर पर हम n टाइम्स e के बराबर लेंगे। यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और e का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का बरकी बार। ठीक है, तो ये आप एक फॉर्मूला याद रखो, मैं अभी कुछ देर बाद इसको और रिपीट कर दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे जो चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है कि फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने इलेक्ट्रिक करंट बोला है। सवाल ये आता है कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता ही क्यों है? क्या रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाना शुरू हो जाते, क्यों एक जगह से दूसरी जगह वो चले जाते हैं? तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक छोटी सी मिसाल आपको बताना चाहूँगा। पहले आप उस मिसाल को गौर से देखो और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप ऐसा इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पर पानी का एक बड़ा सा एक टैंक लिया और उसके अंदर ये लेवल तक मैंने इसके अंदर पानी भर दिया। ओके, ये पूरा का पूरा इसके अंदर यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसी लेवल में, मतलब ये ज़मीन की जो लेवल के ऊपर ये टैंक रखा हुआ है, इसी लेवल के ऊपर मैं एक दूसरा टैंक ले लेता हूँ बाजू में उसके, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर मैं एक कनेक्शन जोड़ देता हूँ। इस तरह से एक पाइप लगा देते हैं, लेकिन पाइप को बंद करने के लिए मैं यहाँ पर एक टैप लगा देता हूँ। ओके, अब आप देखो ये टैप जो है, मान लो कि ये ऑफ है। अगर ये टैप ऑफ है तो इसका मतलब ये होगा कि ये पानी यहाँ आके रुक जाएगा ऐसा। ओके, और इस तरफ पानी नहीं जाएगा, ये पूरा का पूरा टैंक खाली है और ये वाला टैंक पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, लेकिन ये टैप बंद करी हुई है। जब ये टैप बंद करी हुई है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पानी यहाँ रुका हुआ रहेगा, इसके आगे इधर वो नहीं जाना है। अब जैसे ही मैं इस टैप को ऑन करता हूँ तो आपको पता है कि यहाँ से पानी इस तरफ जाएगा और फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि पानी का लेवल इसके अंदर बढ़ते जाएगा और इसमें पानी का लेवल कम होते जाएगा। ओके, और मान लो कि पानी का एक पर्टिकुलर लेवल यहाँ तक लेवल आ गया, तो भी आपको पता है कि ये लेवल आने के बावजूद भी पानी का फ्लो बंद नहीं होगा, पानी बहता ही रहेगा। ओके, पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, ज़ीरो लेवल था पानी का, तो भी पानी फुल स्पीड में उधर गया, इतना लेवल आया, अभी भी पानी का फ्लो उधर जाते रहेगा। ओके, अब एक काम करते हैं, इसका लेवल बढ़ते जाएगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, इसका लेवल डाउन होते जाएगा क्योंकि इधर का पानी इधर जा रहा है। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि दोनों तरफ पानी का जो लेवल है वो इक्वल हो जाएगा। अब मान लो कि दोनों तरफ पानी का लेवल इक्वल हो गया। जब ये पानी का लेवल इक्वल हो जाएगा तो अब पानी का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा।
हालांकि टैप ऑन है, ओके, ये टैप जो है ये ऑन है, लेकिन पानी का फ्लो जो है वो बंद हो गया है। तो ये जो मिसाल मैंने आपको अभी बताया, इस मिसाल से हमको कुछ चीज़ें समझ में आती है। नंबर 1, पहली जो चीज़ हमको मिली वो ये मिली कि फ्लो ऑफ वाटर यानी पानी का बहाव हमको कब मिलता है? उस वक्त हमको पानी का बहाव मिलता है जब पहले वाले टैंक के अंदर पानी का लेवल ज़्यादा होता है और दूसरे वाले लेवल में कम होता है। ओके, दूसरी चीज़, ये फ्लो बंद कब होता? जब दोनों तरफ लेवल इक्वल आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पानी का जो फ्लो हमको मिलेगा वो हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मिलेगा। और ये फ्लो कब बंद हो जाएगा? जब दोनों तरफ के लेवल, दोनों तरफ जो है पानी के जो लेवल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों तरफ पानी के लेवल इक्वल हो गए तो उस वक्त पानी का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ एकदम सिंपल वे में समझ में आ गई होगी। ये वाली पूरी कहानी एप्लीकेबल होती है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। अब आप देखिए इलेक्ट्रिक करंट का मामला कैसे होगा। हम यहाँ पर इमेजिन करते हैं, मान लो कि हमने यहाँ पर एक मेटल वायर लिए ए से लेकर बी तक। अब आप याद रखो कि जैसे ही हम इसको किसी सेल के साथ जोड़ते हैं, ओके, सपोज करो कि मैं यहाँ पर इसको ये इस तरीके से यहाँ बता देता हूँ कि मान लो मैंने यहाँ पर इसको ये वाले सेल के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, निगेटिव इस तरफ है। याद रखो आप लोग कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये हमेशा हायर पोटेंशियल को जाहिर करता है। ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या चीज़ है? हायर लेवल ऑफ पोटेंशियल। ओके, उर्दू में पोटेंशियल के लिए जो अलग अलग वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जैसे पोटेंशियल का वैसे तो मतलब तवानाई होता है। सिंपल वे में अगर हम बात करेंगे तो पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल का मतलब है वो तवानाई जिसके ज़रिए कुछ तो भी काम होने वाला है। ओके, उसके लिए उर्दू में जो अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल किए जाते वो है कवा या फिर मुज़म्मिर। ओके, एक वर्ड उसके लिए मुज़म्मिर भी है। उसके अलावा उसके लिए वर्ड मख्फिया भी इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली ये नाम इसलिए ऐसे दिए गए हैं क्योंकि ये पूरी की पूरी जो तवानाई है ये छुपी हुई होती है उसके अंदर, इसीलिए उसे मुज़म्मिर या मख्फिया या कवा कहते हैं। कवा का मतलब तो तवानाई होता है, मुज़म्मिर का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन जिसको कहेंगे। मख्फिया का मतलब भी वही होता है जो खुफिया हो, जो छुपा हुआ हो। तो इसीलिए इस तरह के उर्दू में नाम दिए गए हैं। और बेहतर ये है कि आप इंग्लिश में बोलना ज़्यादा इजी जाता है, इसलिए आप इंग्लिश में याद रखो। तो पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है हायर लेवल ऑफ पोटेंशियल और निगेटिव का मतलब होता है लोअर लेवल ऑफ पोटेंशियल। ओके, अब आप गौर से देखना, जैसे ही मैंने यहाँ पर बैटरी के साथ, जैसे ही मैंने इस वायर को इस सेल के साथ में जोड़ा तो हुआ ये कि पॉइंट ए जो है ये हायर लेवल ऑफ पोटेंशियल पर चला गया क्योंकि पॉजिटिव इसके साथ जुड़े हैं, और निगेटिव जो है वो इसके साथ जुड़े, मतलब ये लोअर लेवल पर आ गया। और जैसा मैंने अभी आपको कुछ देर पहले पानी के टैंक की एग्जांपल बताया था कि जैसे ही हमने वो टैप ऑन करे थे तो हायर लेवल से पानी लोअर लेवल की तरफ फ्लो हुआ था। ओके, तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर एक टैप लगा देता हूँ, एक मान लो कि मैंने यहाँ पर इस जगह पर एक की लगा दिया, जैसे ही मैं की को ऑन करूँगा होगा ये कि हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे किधर? लोअर लेवल की तरफ, मतलब इस तरीके से हायर से लोअर लेवल की तरफ। ये वाला कंसेप्ट शुरू होगा, मतलब इस तरह से बरकी बारों का या चार्जेस का फ्लो जो है वो शुरू हो जाएगा और फिर हम इसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। ओके, आप बता सकते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट कब तक चलता रहेगा, कब तक ये फ्लो मिलता रहेगा? तो एकदम आसान सा जवाब है, पानी का फ्लो हमको अभी पिछली एग्जांपल के अंदर पानी का फ्लो हमको उस वक्त तक मिला था जब तक दोनों तरफ लेवल इक्वल नहीं हुए थे। ओके, जैसे ही दोनों तरफ इक्वल हो गए थे लेवल, पानी का बहाव बंद हो गया था। तो ये इलेक्ट्रिक करंट भी बंद हो जाएगा उस वक्त जब ये दोनों तरफ के लेवल इक्वल आ जाएंगे, मतलब जिस वक्त ये सेल डाउन हो जाएगा, जब ये सेल पूरी तरह डिम हो जाएगा, उसका पूरा पावर खत्म हो जाएगा, उसके दोनों टर्मिनल जो है वो इक्वल लेवल पर आ जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, पावरलेस हो जाएंगे, उस वक्त इलेक्ट्रिक करंट बंद हो जाएगा। क्लियर? तो ये थी कहानी इलेक्ट्रिक करंट के तस्वूर की। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है उसी के साथ
जोड़कर एक और कंसेप्ट को हम ले लेते हैं। आप देखो कि जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि मान लो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो है अलग अलग पोटेंशियल का उसके अंदर डिफरेंस है मान लो। ओके, थोड़ी देर के लिए हम इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू +100 है और यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। ठीक है, मैं अलग अलग एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, नंबर 2 पर हम एक काम करते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पोटेंशियल 100 है, यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू 25 है। तीसरा केस ले लेते हैं, वही वाला वायर है, पॉइंट ए पॉइंट बी, यहाँ पर पोटेंशियल +100 है, यहाँ पोटेंशियल इस जगह पर पोटेंशियल की वैल्यू 50 है। इसके बाद नंबर 4, यहाँ पर हमने पॉइंट ए लिया, ये पॉइंट बी, यहाँ पोटेंशियल है +100, यहाँ पर है 75। इसके बाद पांचवी और आखिरी मिसाल ले लेते हैं, आखिरी स्टेप ए और ये पॉइंट बी, यहाँ पोटेंशियल है 100 और यहाँ पोटेंशियल है 100। ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। ओके, यहाँ पर अब आपसे अगर मैं पूछूं कि कौन सी हालत में करंट पास होगा, कौन सी हालत में करंट पास नहीं होगा, या कौन सा कितना करंट होगा, तो आप लोग बहुत आसानी के साथ अंदाज़ा लगा सकते हो। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर करंट ये डायरेक्शन में जाएगा, हायर से लोअर, मैं इसका नाम रख देता हूँ I1। यहाँ हायर से लेवल, मैं इसका नाम रख देता हूँ I2। हायर से लोअर, इस करंट का नाम I3। फिर से हायर से लोअर, I4। पांचवी एग्जाम्पल I5। ओके, अब आप एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पे नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में अगर जाना शुरू करूँ, यानी पहले ये वाला केस अगर कंसीडर कर ले, तो आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पर पॉइंट ए की वैल्यू जो है पोटेंशियल की वो +100 है और बी की वैल्यू भी +100 है। इसका मतलब ये दोनों तो एक ही लेवल में है, और अगर ये दोनों एक ही लेवल में है तो इसका मतलब ये होगा कि ये तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। और अगर ये करंट फ्लो नहीं हुआ तो हमको ये बोलना पड़ेगा कि I5 = 0 है। ओके, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ के केस के अंदर आप लोग देखो, यहाँ पर +100 है और यहाँ पे 75 है। इसका मतलब जब मैं डिफरेंस की बात करूंगा तो ये आएगा 100 - 75 = 25। तो उस मुनासिबत से ये करंट फ्लो होना है डेफिनेटली। ओके, इसके बाद आप यहाँ की केस को देखो, यहाँ 100 है, यहाँ 50 है। इसका मतलब ये वाले केस के अंदर ये डिफरेंस आ जाएगा 100 - 50 = 50। इसका मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस है लेवल का वो 50 है, करंट फ्लो होगा डेफिनेटली। ठीक है, और ज़्यादा तादाद में होगा, ज़्यादा तेज़ी के साथ में होगा फ्लो। ये वाला केस देखो आप लोग, ये केस के अंदर 100 - 25 है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे 75, यहाँ करंट और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। और ये वाला केस देखो आप लोग, यहाँ पर आ जाएगा 100 - 0 = 100, यहाँ तो करंट सुपर फास्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो करंट I1, I2, I3, I4, I5 इनकी वैल्यूज़ जो है वो बेसिकली इन दोनों, ये दो टर्मिनल जो हैं, दो टर्मिनल के दरमियान जो पोटेंशियल का फ़र्क है उस पर डिपेंड कर रही है। ओके, पोटेंशियल का फ़र्क जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 100 है तो ये बहुत तेज़ करंट होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा करंट। इसका मतलब ये हुआ कि I1 सबसे बड़ा होगा। तो I1 किससे बड़ा होगा? डेफिनेटली यहाँ 75 है तो I2 से बड़ा होगा। ओके, फिर I2 किससे बड़ा होगा? तो डेफिनेटली I3 से बड़ा होगा। I3 जो है वो I4 से बड़ा होगा, I4 जो है वो I5 से होगा। एक्चुअली I5 तो 0 होगा क्योंकि वहाँ तो करंट होना ही नहीं है। ओके, इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। तो अब एक चीज़ हमको समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो बर्की रॉ या इलेक्ट्रिक करंट जो हमको मिला उसकी वैल्यू डिपेंड हो रही है डिफरेंस पर। काहे के डिफरेंस पर? पोटेंशियल के। पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर वो डिपेंड कर रही है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को 0 ले लोगे तो करंट भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरी जो दास्तान मैंने अभी आपको बताया, पूरी कहानी, इसको समराइज करने के लिए मैं एक छोटा सा एक फॉर्मूला यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग सब देखो कि क्या चीज़ हमने अभी देखे। हमने एक बहुत आसान सी बात देखे कि बर्की रॉ जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, वो हमको उस फर्क के साथ में रास तनासुब में नजर आई जो बर्की कवा में था।
ओके, तो ये जो फर्क है एक्चुअली ये क्या था, ये था बरकी कवा का फर्क। तो बरकी रॉ जो है वो हमको रास तनासुब में नजर आई बरकी कवा के फर्क के साथ में। ओके, अगर मैं बरकी रॉ को आई का सिंबल दे दूं और बरकी कवा का जो फर्क है उसको मैं अगर वी का सिंबल दे देता हूं वोल्टेज के लिए या ओल्ट के लिए, तो मैं उसको वी से अगर दे देता हूं तो हमको फॉर्मूला मिलेगा आई प्रोपोर्शनल टू वी। आप समझ में आया, यानी बरकी रॉ जो है वो काय पर डिपेंड हो रही है, बरकी कवा के फर्क पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस पर, यानी बरकी रॉ जो है वो हमेशा बरकी कवा के फर्क के साथ में रास्त तनासुब में होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहां हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो ये है कि ये कंसेप्ट, ये जो रिलेशन हमको अभी मालूम पड़ा कि आई प्रोपोर्शनल टू वी, ओके, ये कंसेप्ट पहली बार जिस साइंटिस्ट ने बताया था उनका नाम है ओहम। ओहम नाम के साइंटिस्ट ने ये चीज पहली बार बताया था, इसीलिए इस फॉर्मूले को या ये जो कानून जो है ये उन्हीं के नाम से मंसूब कर दिया गया, इसे ओहम्स लॉ कहते हैं। ओके, तो ओहम्स लॉ बरके रवा या करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो ओहम का जो कानून है वो कानून यही वाला है कि बरकी रॉ जो है वो हमेशा क्या होती है, रास्त तनासुब में होती है बरकी कवा के साथ में। ठीक है, अब मान लो कि ये साइन हम यहां से हटा लेते हैं, तो अगर मैं ये साइन यहां से हटा लेता हूं तो आई इज इक्वल टू, मुझे यहां पर एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा के इंटू वी। ओके, आप लोग याद रखो ये जो के है इसे इंग्लिश में कहा जाता है कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस को जाहिर करेगा, उस मेटल वायर का कंडक्टेंस का ये मुस्तकिल होगा। उर्दू में इसे ईसालियत कहते हैं। ओके, क्लियर। आई प्रोपोर्शनल टू वी अगर आप लेते हो तो आई इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट के लेना पड़ेगा और वो होगा कंडक्टेंस, और उसे उर्दू में ईसालियत कहेंगे। ओके, अब हम इसी चीज को थोड़ा सा पहलू बदल कर या थोड़ा सा इसका अलग एंगल से हम लोग अब यही वाली बात करते हैं। आप लोग देखो, अगर मैं ये आपसे कहूं कि x कोई चीज है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y से, तो इस बात का लॉजिकली मतलब ये होगा कि y प्रोपोर्शनल टू x। ओके, अगर x और y दोनों रास्त तनासुब में है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो फिर दोनों को किधर भी लिखा जा सकता, पहले x लिख सकते हैं बाद में y, पहले y बाद में x, कैसे भी लिख सकते हैं। तो यही वाली कहानी I और V में होगी। अभी हमने देखा था कि बरकी रॉ रास्त तनासुब में है बरकी कवा से, तो इस बात को पलटा कर आप ऐसा भी लिख सकते हो V प्रोपोर्शनल टू I। ओके, और अब आप याद रखो जैसे ही हम ये साइन हटाएंगे तो इस मर्तबा हमको फिर से एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। अब जो कांस्टेंट आएगा वो होगा R इंटू I, और अब ये जो R है इसे हम कहते हैं मज़ाहिमत, और इंग्लिश में इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, क्लियर। तो यहां पर R का मतलब होगा मज़ाहिमत या रेजिस्टेंस, लेकिन कौन सा कांस्टेंट यानी प्रोपोर्शनलिटी का कौन सा मुस्तकिल आप यूज करोगे, R यूज करोगे या K यूज करोगे, वो आपके डिपेंड करेगा फॉर्मूलों के ऊपर। अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो I प्रोपोर्शनल टू V, तो आपको कंडक्टेंस K लेना पड़ेगा, और अगर आप V प्रोपोर्शनल टू I ले रहे हो तो आपको R लेना पड़ेगा, R यानी मज़ाहिमत। ओके, क्लियर सब लोगों को इतना। चलो अब हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये अब हमारा इस चैप्टर का बहुत ही मेन कैरेक्टर हमको मिल गया। तो जैसा अभी हमने देखा कि V इक्वल टू आ गया है R इंटू I। ठीक है, इस पर से आप I को शिफ्ट कर दो। अगर आपने I को इधर शिफ्ट कर दिया तो उधर अकेला R बचेगा और आपको R का फॉर्मूला मिलेगा V अपॉन I। ये फॉर्मूला है मज़ाहिमत का, यानी रेजिस्टेंस ऑफ द वायर का। ओके, अब इस पर से हम इसकी कुछ इकाइयां बना सकते हैं। तो मान लो अगर हमको इसकी एसआई यूनिट अगर बनाना हो तो हम इसकी एसआई यूनिट, इसकी यूनिट ले लेंगे, बाद में इसकी यूनिट ले लो। ऊपर V है, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस या बरकी कवा, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, और नीचे करंट है उसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, वोल्ट पर एम्पियर। एसआई निज़ाम का जो रूल है उसके मुताबिक साइंटिस्ट के नाम या तो अकेले में यूज करेंगे, किसी और के साथ उसको यूज नहीं किया जा सकता। तो वोल्ट जो है वो भी साइंटिस्ट का नाम है, एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए हम क्या करेंगे,
वोल्ट पर एम्पियर दोनों को हटा देंगे, मतलब वोल्ट पर एम्पियर को हटाएंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे हम ओहम से। और क्यों ओहम से करेंगे? क्योंकि ये जो फिजिकल क्वांटिटी जो हमको मिली रेजिस्टेंस, इसका कंसेप्ट ओहम ने बताए थे, इसलिए हम इसकी यूनिट ओहम कहेंगे। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? ओहम। और इसी पर इसका जो सिंबल है वो इस तरह से होता है, ठीक है, इसको ओमेगा पढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा 1 ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। ओके, यानी अगर आपने 1 वोल्ट का बरकी कवा लगाए और उसमें से 1 एम्पियर करंट पास हो गया, तो जो मज़ाहमत उसमें आएगी, जो रुकावट या जो रेजिस्टेंस उसके अंदर पैदा होगी, वो 1 ओहम की रेजिस्टेंस होगी। ओके, क्लियर? तो ये थी कहानी रेजिस्टेंस की। अब हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखो कि मान लो आपने एक वायर लिए, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, इसमें से आई करंट पास हुआ क्योंकि आपने इन दो पॉइंट्स के बीच में बरकी कवा वी लगाए थे। बरकी कवा का जो फ़र्क है वो मान लो कि वी है, तो जाहिर सी बात है इस तार का रेजिस्टेंस होगा आर। अब हम एक काम करेंगे, इस तार के अंदर कुछ चीज़ों को और ऐड करेंगे। ओके, जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले इमेजिन करता हूँ कि ये तार मान लो इतना मोटा तार है, इस तरीके से आप उसको एक सिलेंड्रिकल वायर इमेजिन करो। अगर आप इस तार को ऐसा सिलेंड्रिकल वायर इमेजिन करेंगे तो आपको यहाँ पर उसकी लेंथ को इमेजिन करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको उसका ये अर्जी तराशा जो है, क्रॉस सेक्शन, इसको भी लेना पड़ेगा। तो मान लो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है। तो यहाँ एक चीज़ आप याद रखो कि जब एक मेटल वायर लेकर उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को लेकर जब अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो दो मज़ेदार चीज़ें सामने आई। पहली मज़ेदार बात जो सामने आई थी वो ये थी कि आर जो है वो लेंथ के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला। मतलब ये कि अगर आपने तार की लंबाई आप बड़ा करते चले जाओगे, लंबा करते जाओगे आप तार को, तो उसका रेजिस्टेंस जो है बढ़ते जाएगा। ओके, तो ये पहला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमको मिला कि जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे मज़ाहमत बढ़ती जाएगी। दूसरी मज़ेदार बात जो हमको मिली वो ये थी कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिला इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ, यानी उस तार का जो अर्जी तराशे का जो रकबा है ए, उसके साथ में मज़ाहमत का उल्टा रिलेशन मिला, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ओके, अब आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पर इस पूरे मामले के अंदर आर जो है मज़ाहमत वो मेन कैरेक्टर है और वो दो लोगों पे डिपेंड हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो अगर मुझे इन दो बातों को मिक्स करना हो तो मैं इन बातों को मिक्स करके ऐसा लिख सकता हूं, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। आप देखो दोनों बातें आ गई, आर प्रोपोर्शनल टू एल भी आ गया, आर प्रोपोर्शनल टू ए भी आ गया। और अब मैं ये साइन हटाऊंगा, तो जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो इक्वल टू ए कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आर इक्वल टू ए कांस्टेंट रो इंटू एल अपॉन ए। ओके, आप लोग याद रखो ये जो रो है ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को रेजिस्टिविटी कहा जाता है। ओके, इसको क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी। उर्दू में इसे मज़ाहमत खुसूसी या नोई मज़ाहमत कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश वर्ड बहुत आसान है। आर जो है वो रेजिस्टेंस है और रो जो है वो रेजिस्टिविटी है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट यहाँ तक आया होगा। अब हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते। अब आप एक काम करो, अभी ये जो फॉर्मूला हमको मिला R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, इसमें से इन दो लोगों को उधर शिफ्ट कर दो। जब आप इन दो लोगों को शिफ्ट करोगे तो ये दोनों उधर अपोज में चले जाएंगे, यानी उल्टे हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा रो इज इक्वल टू, इधर रो अकेला बचेगा, ये ऊपर जाएगा, एल नीचे जाएगा, तो ये आएगा आर इंटू ए और अपॉन में एल। ओके, तो ये फॉर्मूला जो आपके सामने भी दिख रहा है ये है रेजिस्टिविटी का। ओके, अब इस फॉर्मूले पर से हमको इस रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट पहले देखना है कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। तो देखो कितने सिंपल है एकदम। सबसे पहले आप देखो कि ऊपर आर है, आर यानी मज़ाहमत, मज़ाहमत की यूनिट है ओहम, इनटू बाजू में ए है, ए का मतलब है एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जाहिर है उसकी एसआई यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया हमेशा काय में गिनेंगे हम लोग? मीटर स्क्वायर में। अपॉन नीचे लेंथ है, लंबाई, लंबाई की एसआई यूनिट होगी मीटर।
अब आप देखो ये मीटर से, ये मीटर अकेला है और यहाँ पर मीटर का स्क्वायर है, यानी मीटर 2 बार है, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा और अगर ये कैंसिल हो गया तो बचेगा ओहम इंटू मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टिविटी जो होती है उसकी एसआई यूनिट ओहम मीटर होती है। तो आप लोगों को डेफिनेटली डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर हम मज़ाहमत की बात करेंगे तो उसकी यूनिट ओहम है, और अगर हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं तो उसकी एसआई यूनिट ओहम मीटर है। ये दोनों का डिफरेंस आप याद रखो। क्लियर? एक और चीज़ याद रखो कि मेटल जो है, धातें जो होती हैं, उनकी रेजिस्टिविटी फिक्स होती है मगर रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता। रेजिस्टेंस इसलिए कांस्टेंट नहीं रहता क्योंकि वो लंबाई पर और एरिया पर डिपेंड करता, लेकिन रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है जो मेटल के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप मेटल चेंज कर देंगे तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी, यानी हर मेटल की रेजिस्टिविटी जो है वो अलग होती है। क्लियर? ये थी बात मज़ाहमत की और मज़ाहमत नोई मतलब रेजिस्टिविटी की। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं कि मान लो हमने पॉइंट ए के साथ में एक मज़ाहमत लिए। मज़ाहमत को इस तरह की अलामत से ज़ाहिर करेंगे जिसको मैं R1 नाम दे देता हूँ। और अब मैं एक काम करता हूँ, इसके साथ में मैं एक मज़ाहमत को और जोड़ देता हूँ। ये दूसरी मज़ाहमत मैंने यहाँ जोड़ दिया। ओके, मान लो इसके साथ में मैंने यहाँ पे एक तीसरी मज़ाहमत और जोड़ दिया और यहाँ पर ये पॉइंट बी है, और फिर ये दो टर्मिनल्स के बीच में मैं यहाँ पर एक सेल जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये मैंने प्लस और माइनस, यहाँ पे मैंने एक सेल जोड़ दिया। आप लोग देखो, मैंने R1 के साथ में R2 जोड़ा हूँ, R2 के साथ में R3, और ये सब एक के बाद एक है। ये जो कॉम्बिनेशन है इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी मज़ाहमतों को यहाँ पर हमने क्या किया, इन तीन लोगों को एक दूसरे के साथ में सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है। और जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो इसका जो फॉर्मूला आएगा एस फॉर सीरीज, ओके, तो आर एस इज इक्वल टू, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब इस तरह से एकदम सिंपल वे में आप याद रखो कि जब भी आप मज़ाहमतों को सीरीज में जोड़ेंगे उनका डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट ऐड करना R1 प्लस R2 प्लस R3 वगैरह वगैरह, जितने रेजिस्टेंस आप लेंगे उतने सब। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसी के साथ जोड़कर एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं जो हो सकता है एग्जाम में उसकी ज़रूरत पड़ जाए आपको। वो ये है कि मान लो आपने एक चलो मैं यहाँ पर आपको उसको करके बता देता हूँ। सपोज़ करो आपको ये दिया जाए कि एक मज़ाहमत है जिसकी कीमत है R, फिर दूसरी मज़ाहमत है वो भी R, तीसरी मज़ाहमत वो भी R, और ये चीज़ चल रही है इनफाइनाइट। ओके, मान लो कि इसको n मरतबा आपको मज़ाहमतों को सीरीज़ में जोड़ा गया है। तो अब ऐसी सूरत में कितना क्या फॉर्मूला आएगा, यानी फाइनल आंसर क्या आएगा? तो आप लोग देखो आपके सामने ये फॉर्मूला है, तो इसी को कंसीडर करो आप लोग। इसका जवाब ऐसा आ जाएगा, आर एस इज इक्वल टू R1 की जगह पर लेना पड़ेगा R, R2 की जगह पर लेना पड़ेगा R, R3 की जगह पर लेना पड़ेगा R प्लस एंड सो ऑन, कितनी बार, n मरतबा। और अब आप देखो किस तरीके से हम इसको इजीली इसका जवाब ला सकते हैं। आप लोग देखो, मान लो सिर्फ 2 बार है तो आंसर आ जाएगा R प्लस R यानी 2R। अगर 3 बार है तो आंसर आएगा 3R, अगर 4 मरतबा है तो आंसर आएगा 4R, और अगर n मरतबा है तो आंसर क्या आएगा, NR। इसका सीधा सीधा मतलब फाइनल आंसर क्या मिला, R सफिक्स S इज इक्वल टू NR। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। यानी अगर आपको ये बोला जाए कि एक जैसी मज़ाहमत वाले, एक जैसी कीमत वाले n मज़ाहमतों को अगर सीरीज में जोड़ देते हैं, मुसलसल अंदाज में अगर जोड़ देते हैं, तो जो महासिल मज़ाहमत जो आपको मिलेगी, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो आपको मिलेगा, उसका फॉर्मूला होगा n टाइम्स R के बराबर। ओके, क्लियर? तो ये थी कहानी सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब हम यहाँ पर इसी तरीके से एक कॉम्बिनेशन और कर सकते हैं मज़ाहमतों का, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप देखो, मान लो यहाँ पर पॉइंट A है, इसके साथ में इस जगह पर एक पॉइंट B यहाँ ले लिए और एक मज़ाहमत हमने यहाँ ले लिए। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ऊपर एक ऐसी ब्रांच बना लेता हूँ और यहाँ पर एक मज़ाहमत R1 जोड़ देता हूँ, ये R2, फिर एक ब्रांच मैं यहाँ नीचे बनाकर इस जगह पर यहाँ R3 ले लेता हूँ, और ये दो टर्मिनल जो है A और B, इनके बीच में मैं एक सेल जोड़ देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये सेल जोड़ दिया। तो अब आप देखो कि R1, R2, R3 ये जो मज़ाहमतें हैं ये आपस में एक के साथ में एक है, यानी एक के सामने दूसरा है।
दूसरे के सामने तीसरा है, मतलब ये एक दूसरे के सीरीज में नहीं है बल्कि ये एक दूसरे के पैरेलल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन या मुतवाजी जोड़। ओके, उर्दू में हम इसे कहेंगे मुतवाजी जोड़। अब आप लोग याद रखो, जब भी इस तरह का मामला होगा, यानी जब भी हम मज़ाहमतों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, तो उनका जो फाइनल जो आंसर आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा, वो हमेशा रेसिप्रोकल के रूप में आता है। तो 1/RP, P फॉर पैरेलल, यानी ये फॉर्मूला हमेशा कैसा आएगा? 1/, के रूप में। पैरेलल में अगर जोड़ते हैं तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 से ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर फिर से वही वाली बात आएगी कि मान लो आपने पहला रेजिस्टेंस लिए R, दूसरा रेजिस्टेंस लिए R, तीसरा रेजिस्टेंस लिए R, और ऐसा n रेजिस्टेंस को आपने जोड़ दिए, तो क्या होगा? तो एकदम आसान सी बात है, आंसर आएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस n मरतबा। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या आएगा? 1/RP इज इक्वल टू, क्योंकि आपने n बार जोड़ा है, यह आएगा n टाइम्स 1/R। ओके, और अब आप इसको उल्टा भी कर सकते हो। अगर आपने इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो यह आ जाएगा RP इज इक्वल टू, यानी फाइनल आंसर जो आएगा R ऊपर n नीचे, मतलब ये आएगा R/n। आप लोग याद रखो, ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इनसे रिलेटेड कोई ना कोई कॉम्बिनेशन का सवाल डेफिनेटली आता है, और हम लोग अभी जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उस वक्त भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो ओके, तो अगर n मज़ाहमतें हैं इक्वल, एक जैसे एक दूसरे के साथ में बिल्कुल इक्वल हैं, उनको अगर पैरेलल जोड़ते हैं तो उसका फाइनल आंसर आएगा R/n। ओके, तो ये था मज़ाहमतों को आपस में जोड़ने का कंसेप्ट। अब आज के इस लेक्चर का फाइनल आखिरी पॉइंट, जो आखिरी पॉइंट मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, वो है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब सवाल ये आता है कि ये हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? उर्दू में कहेंगे बरक़ी-रौ का हरारती असर। ओके, चलो पहले इसका कंसेप्ट जो है वो समझ लेते हैं। मान लो यहाँ पर पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और यहाँ पर हमने एक सेल जोड़ दिया है। ओके, प्लस माइनस, इसका V पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे हम ये जोड़ेंगे इसमें से I करंट जो है वो पास होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप याद रखो कि जब हम इस तार में से करंट गुजारेंगे, तो करंट गुजरते बराबर इसमें से ये जो तार है ये गर्म हो जाएगा, इसमें से हरारती तवानाई निकलना शुरू हो जाएगी। वो जो हरारती तवानाई है हम उसको H से ज़ाहिर कर सकते हैं। ओके, ये वाला जो अमल है कि बरक़ी-रौ गुजारने पर हरारत का खारिज होना, ओके, बरक़ी-रौ गुजारने पर हरारत का खारिज होना उस तार में से, इसको बोलते हैं बरक़ी-रौ का हरारती असर। इंग्लिश में हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अलाउड टू पास थ्रू द वायर इट गेट्स हीटेड और हीट एनर्जी इज इवॉल्व फ्रॉम द वायर, दिस कंप्लीट फिनोमिनन इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, क्लियर? आप लोग याद रखो, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जूल। इन्होंने ये जो फिनोमिनन जो है, ये जो मजहर है, इस चीज़ को इन्होंने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको जूल इफेक्ट भी कहा जाता। ओके, अब सवाल ये आता है कि जूल जो है उन्होंने क्या चीज़ देखा था, या उनकी स्टडी क्या थी इसके बारे में। तो आप लोग चलो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर जूल जो है उन्होंने जो इसकी स्टडी किया था और जो उन्होंने अपना एक कानून बताया जिसे जूल्स लॉ कहते हैं, जूल का कानून, उन्होंने इस हरारती तवानाई के बारे में ही बात की थी। ओके, सबसे पहली जो चीज़ उन्होंने बताया था वो ये है कि ये जो हरारती तवानाई है ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, मतलब हरारती तवानाई जो इस तार में से खारिज होगी वो 3 लोगों के ऊपर, 3 अलग अलग फैक्टर्स हैं जो एक्सपेरिमेंट में उनको मिले थे। वो ये हैं कि H प्रोपोर्शनल टू I, मतलब हरारती तवानाई जो है वो करंट पर डिपेंड करेगी, जो करंट इसमें से गुजर रहा है उस पर डिपेंड करेगी। दूसरी चीज़, ये जो हरारती तवानाई है ये इस बरक़ी-कवा के फ़र्क पर भी डिपेंड करेगी, जितना वोल्टेज आप लगा रहे हो वो उस पर भी डिपेंड करेगी। और तीसरा जो पॉइंट एक्सपेरिमेंट्स के अंदर मिला था वो था कि H प्रोपोर्शनल टू T, T का मतलब है टाइम। आप जितनी देर तक इसमें से करंट गुजारेंगे
उतनी देर तक यानी उतने टाइम के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हरारत। अगर आप कम वक्त के लिए गुजारोगे तो कम हरारत खारिज होगी, ज़्यादा वक्त के लिए गुजारोगे ज़्यादा हरारत खारिज होगी। और ये कॉमन सेंस की बात है। आप देखो, अगर आप तार में से 5 ही मिनट के लिए मान लो आपने करंट गुजारे तो वो 5 मिनट के हिसाब से गर्म होगा। अगर आपने उसी तार में से 1 घंटे के लिए करंट गुजारोगे तो वो 1 घंटे के हिसाब से ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो ये थी कहानी कि 3 चीज़ें जो है उसने बताया था। ओके, अब आप इन 3 लोगों को आपस में जोड़ दो। तो अगर आप इन तीनों को आपस में जोड़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि हरारती तवानाई जो तार में से खारिज हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी काय से, वी से, आई से और टी से। ये फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है, H प्रोपोर्शनल टू वी आई टी, इस चीज़ को कहते हैं जूल्स लॉ। ओके, जूल का कानून। अब मैं यहाँ पर आपको इस कानून के अलग अलग फॉर्मेट बताता हूँ और हमको ये देखना है कि ये कानून को हम और किस तरीके से बयान कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला फॉर्मेट तो हम ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर ही करेंगे। आप याद रखो, जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो H इक्वल टू ए कांस्टेंट K लेना पड़ेगा, तो V इंटू आई इंटू टी आ जाएगा। आप याद रखो K की वैल्यू 1 होती है, यानी जब हम ये वैल्यूज़ एसआई निज़ाम में लेंगे तो K की कीमत जो है वो 1 होती है। इसका मतलब हमारा पहला फॉर्मूला जो आया हीट एनर्जी का वो आ गया H इज इक्वल टू वी आई टी। ओके, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, यानी हरारती तवानाई का पहला फॉर्मूला या जूल के कानून का पहला फॉर्मेट, पहला फॉर्मूला। ओके, अब मुझे देखना है दूसरा। अब आप लोगों को इसके अंदर इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर V है और I भी है, और अभी हमने ओहम का कानून पढ़े थे। तो अगर मैं यहाँ पर ओहम का कानून अगर लाऊं तो ओहम का कानून था V प्रोपोर्शनल टू I, और फिर हमने देखा था V इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया जाए तो R इंटू आई आ जाएगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, V की जगह पर ये कीमत ले सकते हैं। ओके, तो अगर मैं V की कीमत यहाँ ला लूँ तो ये देखो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू क्या होना है, V की जगह पर आ जाएगा R इंटू आई इंटू टी। ओके, क्लियर, ध्यान में आ गया सब लोगों के, यानी V की जगह पर R I। और अब अगर हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो ये क्या होगा, H इज इक्वल टू R इंटू आई, ये हो जाएगा I का स्क्वायर इंटू टी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, मतलब फॉर्मेट नंबर 2। ओके, तो ये हमारा हरारती तवानाई के इखराज के लिए, मतलब जब किसी तार में से करंट गुजारोगे तो उसमें से जो करंट पास होने पर जो उसमें गर्मी पैदा होंगी, जो हरारत पैदा होंगी, उसकी कीमत इतनी होगी। ओके, आप लोग याद रखना, ये जो 2 फार्मूले अलग अलग जो मैंने लिखा हूँ, तो ये वाला फार्मूला तो NCERT की बुक के हिसाब से है। ओके, और ये वाला हमारा स्टेट बोर्ड के हिसाब से है। तो दोनों फॉर्मेट सेम ही हैं और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, चलिए मैं एक फॉर्मेट आपको और बताता हूँ जो हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ सकती है। आप याद रखो, आप लोगों ने ताकत, जिसे इंग्लिश में पावर कहते हैं, तो इसका कंसेप्ट डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा 8-9 क्लास के अंदर। ओके, पावर जो है, ताकत जो होता है, वो आम तौर पर काम करने की शरह को कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की शरह को। इसका मतलब अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो इसका फॉर्मूला आएगा ताकत बराबर काम बटे वक्त, यानी कितने वक्त में कितना काम किया गया वो ताकत कहलाएगा। ओके, पावर हमेशा क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ओके, अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखो कि ये कंसेप्ट जो है ये आम तौर पर, ये तो हर जगह लागू होगा, हर जगह हम ये कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, लेकिन जब मामला इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का आता है तो इलेक्ट्रिकल पावर के लिए एक थोड़ा सा अलग कंसेप्ट भी यूज़ करते हैं। ओके, यानी जब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर की बात करूँगा या बरकी ताकत की अगर मैं बात करता हूँ, तो बरकी ताकत का जो कंसेप्ट है वो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। वो है बरकी रो और बरकी कवा का हासिले ज़रब, यानी बरकी ताकत हमेशा क्या होता है, बरकी रो और बरकी कवा का हासिले ज़रब। और अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर मैं यहाँ पे इसको अलामतों में लिखना चाहूँ तो एक सिंपल सी अलामत यहाँ पर बन सकती है। मान लो इलेक्ट्रिकल पावर को मैं P से लिखता हूँ, अगर कैपिटल P इज इक्वल टू बरकी रो हो जाएगा I और बरकी कवा हो जाएगा V। इसका मतलब I ज़रब V का मतलब हमेशा क्या होगा, P का मतलब है पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। तो अब आप देखो
ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया हूँ, इस चीज़ को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 देखो आप, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर अगर हम गौर करें तो H का फॉर्मूला है V इंटू आई इंटू टी। अब V इंटू आई का मतलब क्या है? P। इसका मतलब मैं V इंटू आई की जगह पर P ले सकता हूँ, तो ये आ जाएगा P, बाजू में T है, तो इसका मतलब H का फॉर्मूला हमको मिलेगा P इंटू टी। आप लोग याद रखो, यहाँ पर P का मतलब इलेक्ट्रिकल पावर है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल पावर दिया जाए और टाइम दिया जाए, तो पावर और टाइम का जो हासिल ज़रब है वो खारिज होने वाली हरारत को ज़ाहिर करेगा। ओके, ये थी कहानी करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी का वो वाला सिलेबस जो मतलब एनटीएससी के सिलेबस में शामिल है। आज मैंने थ्योरेटिकली आपको सारे कंसेप्ट बता दिए। ओके, लास्ट में इस लेक्चर के आखिर में मैं आपके सामने ये चार्ट पेश कर रहा हूँ। इस चार्ट के अंदर अलग अलग सिंबल्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं कि किस चीज़ का सिंबल क्या होता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक सिंबल के बारे में, मतलब एक दो सिंबल जो है मैं उनको यहाँ पर जस्ट आपको समझा देता हूँ पहले, फिर आखिरी में मैं चार्ट आपके सामने पेश कर दूंगा और वो जो चार्ट है उसको आपको याद करना है, उसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। आप देखो, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट या एक फ़र्क आप याद रखो, सेल और बैटरी का। आप याद रखो, सेल का सिंबल होता है ये इस तरीके से, एक प्लस और एक माइनस। ओके, एक बड़ी लाइन प्लस के लिए और एक छोटी लाइन माइनस के लिए। लेकिन जब मामला बैटरी का आता है तो बैटरी का जो कंसेप्ट है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मतलब दो या दो से ज़्यादा अगर आपने सेल्स को आपस में कंबाइन कर लिए तो वो चीज़ को बैटरी कहते हैं। और बैटरी का सिंबल आमतौर पर ये इस तरह से लिया जाता, इस अंदाज में, ये प्लस ये माइनस। आप देखो यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग सेल्स को जोड़ दिया हूँ। ओके, तो 3 सेल्स को अगर हम जोड़ेंगे तो इस तरह से उसका सिंबल बनेगा। मतलब ज़्यादा पावर दिखाने के लिए हम बैटरी इस्तेमाल करेंगे। आइए नज़र डालते हैं इन चार्ट्स पर। और ये चार्ट्स जो हैं, इसमें जो सिंबल दिए गए हैं अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के, अलग अलग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के जो अलग अलग सिंबल जो दिए गए हैं, इनको आप लोग याद कर लो। और ये चार्ट दोनों भी लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। चलो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा लेक्चर जो है ये समझ में आया होगा। इसी के साथ जुड़ा हुआ जो अगला लेक्चर रहेगा, तो उस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के जो अहम न्यूमेरिकल्स जो होंगे, यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वो हम सॉल्व करेंगे। मैंने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट आज इसीलिए लिया हूँ ताकि हम इत्मीनान के साथ में इन्हें अगले टाइम पर, अगले लेक्चर के अंदर हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स कर सकें। ये पूरे कंसेप्ट आप अपने पास नोट कर लो और इनको अच्छी तरह से याद कर लो। चलो, अल्लाह हाफिज़।